मैं डॉक्टर नीतू रानी मेरे YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भाषा से संबंधित बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बताए। भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा क्या होती है, भाषा के विविध रूप क्या हैं, भाषा की प्रकृति क्या है और हिंदी भाषा के क्षेत्र, उनकी बोलियां, उन सब के विषय में मैं विस्तार से आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी, ये जो शब्द है इसका नामकरण हमारे सामने कैसे आता है और इसके विभिन्न रूप हमें कैसे दिखाई देते हैं, इसके विभिन्न रूप क्या क्या हैं। तो आज हम अपने वीडियो में उसी का शुभारंभ करने चलते हैं। तो चलिए, मेरे वीडियो में मेरा टॉपिक का नाम है हिंदी, नाम और उसके विभिन्न रूप, यानी जो हिंदी शब्द है उसका नामकरण कैसे हुआ और उसके विभिन्न रूप कैसे दिखते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से माना जाता है। किससे माना जाता है? सिंधु से माना जाता है। सिंध नदी को कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में ये जो हिमालय से जो नदियां निकली हैं, जो 5 नदियां निकली हैं प्रमुख रूप से, सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास, वितास्ता, ये सारी नदियां, उनमें से जो है सिंधु नदी बहुत ही प्रमुख मानी जाती थी, है ना, क्योंकि ये सिंधु नदी उत्तरी भारत से होते हुए पाकिस्तान के कराची क्षेत्र से होकर समुद्र में, अरब सागर में मिलती है। ये हम ज्योग्राफिकली आप लोगों को समझा सकते हैं। फिलहाल आपको समझना है कि सिंधु नदी की वजह से वहाँ जो आसपास का जो क्षेत्र था वो सिंध कहलाया। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? कौन सा क्षेत्र? जो सिंध नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? सिंध कहलाया। हमने इतिहास में पढ़ा है ना सिंधु सभ्यता के विषय में। सिंधु सभ्यता जिसकी खुदाई के दौरान हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के ही वो उदाहरण रहे हैं। तो जो हिंदी शब्द है वो कैसे आया? तो असल में इसका रूट जो है, उसका जो संबंध है, जो मूल रूप है वो है सिंधु। क्या है कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंध से माना जाता है। सिंध नदी को ही कहते हैं और उसी के आधार पर उसके आसपास की भूमि को या उसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। यानी वहाँ के लोगों को क्या कहा जाने लगा? सिंधु कहा जाने लगा। परंतु जब हमें पता है हमारे देश में सदियों से कोई ना कोई समुदाय लगातार आता रहा है, आक्रमण करता रहा है, बसावट करता रहा है। एक समुदाय आता है, वो रहता है, फिर वो अपनी निशानियां छोड़ता है, फिर दूसरा समुदाय आता है, वो रहता है, फिर वो अपनी निशानियां छोड़ता है। उसी क्रम में जो है हमारे जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग आए, वो उनमें से जो ईरानी जो लोग थे, जो ईरान से जो लोग भारत की ओर आए, यानी सिंधु नदी की ओर आए, तो वहां पर जाकर ये जो सिंध शब्द है वो हिंदू हो जाता है। क्या हो जाता है? हिंदू हो जाता है। सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जाकर हिंदू हो गया, क्योंकि ईरानी लोग सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो ईरानी लोग होते हैं या पूर्व में जो बोलते थे ईरानी लोग, वो सा शब्द नहीं बोल पाते थे, वो क्या बोलते थे? ह बोलते थे। जैसे आपने एक शाहिद कपूर की एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता होगा, कमीने, जिसमें भी उसके साथ वो प्रॉब्लम दिखाई जाती है। हालांकि वो मेडिकली कुछ प्रॉब्लम उसमें दिखाई जाती है, लेकिन वो आपने देखा ना कि वो सा की जगह फा का प्रयोग करता है। तो उसी तरह ईरानी लोग भी जो है सा की जगह किसका प्रयोग करते थे? हा का प्रयोग करते थे। तो ईरानी लोग सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। वहीं से यह शब्द हिंद बना और यहाँ की भूमि हिंद, और यहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाए? हिंदू कहलाने लगे। लोग सिंधु नदी के आसपास थे, तब तक वो ये कहते थे कि सिंध के जो पूरब वाला हिस्सा है वो लोग जो है हिंद के हैं, यानी कि हिंदू हैं, यानी हिंद के वासी हैं, यानी हिंदू के रहने वाले हैं।
है ना। लेकिन जैसे जैसे वो भारत के अधिक भागों से यानी कि पूरब से आगे बढ़ते गए, है ना, और अधिक दक्षिण की ओर चलते चले गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ईरानी जो है पूरे भारत में उन्होंने क्या कहा, उस पूरे एरिया को, पूरा भारत के जितने एरियाओं से वो गुजरे उस पूरे हिस्से को उन्होंने क्या घोषित किया, हिंद प्रदेश या हिंद घोषित किया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द का विस्तार होता गया। अब हिंद शब्द पूरे भारत के लिए जाना जाने लगा, है ना। उसके बाद यूनानी आए, इन्होंने क्या किया कि ये जो हिंदिक है यानी हिंद प्लस ई प्रत्यय लगा दिया था उन लोगों ने, तो इसका मतलब बनाता था कि हिंदिका। तो वो क्या शब्द यूज करते थे, ईरानी लोग हिंदिक, क्या शब्द यूज करते थे, हिंदिक। वहीं से ही विकसित होकर ये शब्द, जब यूनानी लोग आए उन्होंने इस शब्द को विकसित करके यानी उसका नया रूप बनाकर क्या कर दिया यूनानी ने, इंदिका। क्या कर दिया, इंदिका। क्या किया, इंदिका यानी कि इंडिया का, है ना। फिर वहीं से ये रूप विकसित होकर अंग्रेजी भाषा में क्या हो जाता है, इंडिया। यानी सिंधु नदी को इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंडस। सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। तो उसी बेसिस पे, उसी के आधार पर जो है इंडिया शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने किया। हालांकि स्वरूप वही था, इंडिक, इंडिका, और वहीं से ये रूप विकसित हुआ इंडिया। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से जो है हमारे सामने हिंद शब्द, हिंदू शब्द और हिंदिक, इंडिका और इंडिया शब्द निकलकर सामने आए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदी, जो ये जो असली शब्द है, ये सबसे पहले मिलता किस में है, हिंदी शब्द मिलता किस में है ना। तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि हिंदी शब्द किन किन ग्रंथों में पहले पाया गया। तो क्या वो हिंदी शब्द ही था या उसका कोई रूप भी बदला हुआ था। तो ये जो हम बात करें कि हिंदी जो भाषा का शब्द है, ये सबसे पहले हमें दिखाई देता है सफरुद्दीन यज़दी के किताब में, जिसका नाम था जफरनामा। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम रूप हमें जो दिखाई देता है वो सरफुद्दीन यज़दी की बुक यानी उनकी किताब जफरनामा में सन 1424 में ही दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब ये कि ये जो हिंदुई और हिंदिक शब्द है ये हमें 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच देखने को मिल जाता है। हिंदुई शब्द जो है 13वीं 14वीं शताब्दी में ही ग्रंथों में, किताबों में ये शब्द इसका इजाद होने लगता है, प्रयोग होने लगता है। तो हिंदी शब्द के कई रूप भी हमें देखने को मिलते हैं कि कैसे ये शब्द हिंदिक से हिंदवी बना, हिंदवी से हिंदुस्तानी पर आया और हिंदुस्तानी से होते हुए उर्दू से होते हुए और आज खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप भी बन गया है। तो यहाँ हिंदी के कई रूप दिखने को मिलते हैं। यानी सफरुद्दीन यज़दी के जफरनामे के बाद जो मुख्य शब्द प्रयोग किया है हिंदुई और हिंदवी, वो अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग अपनी खालिक बारी में, खालिक बारी उनकी पुस्तक का नाम है, खालिक खालिक बारी में जो है इस शब्द का प्रयोग यानी हिंदी शब्द का प्रयोग खालिक बारी में अमीर खुसरो ने 30 बार किया और हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने मात्र 5 बार किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में यानी आदिकाल के समय में हिंदी के स्थान पर लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, हिंदी, हिंदुई और हिंदवी का प्रयोग कर रहे थे, है ना। इसके बाद वो जो जब ईरानी और ये सब लोग आने लगे, मुगल आने लगे 12वीं शताब्दी से ही, 11वीं शताब्दी से ही देश में मुसलमानों का आगमन हो गया था। तो उनके साथ भी बहुत सारी भाषाएं हिंदुस्तान में आई यानी भारत में आई, सिंध प्रदेश में आई, जिनमें से अरबी थी, फारसी थी, है ना, और उर्दू के शब्द थे। तो जब उन सभी और इधर
सिंध के लोग जो है जो बोलियां प्रयोग कर रहे थे, जो संस्कृत के शब्द थे, जो बोलियों के शब्द थे, जो क्षेत्रीय भाषा पर लोग शब्द बोल रहे थे, है ना। जैसे मान लो मैं गांव में हूँ, यानी गांव हमारा एक भारत है, बाहर से कोई विदेशी यानी कि कोई शहर का व्यक्ति या कहीं और का व्यक्ति जब आकर आपके गांव में रहने लगता है तो उसके शब्द भी मिक्स हो जाते हैं और आपके अपने शब्द भी जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, भाषा में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। तो यही हुआ हिंदी के साथ भी। जब मुसलमान आए तो उन्होंने ईरानियों की तरह उसको सिंध ना कहकर क्या कहा, हिंद ही बोला। और हिंद की वजह से हिंदिक बना शब्द, और हिंदिक में ही जो है संस्कृत के शब्दों के साथ साथ तो हिंदवी जो शब्द प्रयोग हो रहा था वो दरअसल वो भाषा थी जिसमें संस्कृत के शब्द अधिक थे और वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द अधिक थे। तो जहाँ पर संस्कृत के और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द अधिक हो रहे थे तो वो कहला रही थी हमारी हिंदवी भाषा, क्योंकि मुसलमानों ने ज्यादातर हमारे देश को अपना लिया था, वहाँ की बोली को अपना लिया था, है ना। तो जब मुसलमान आकर रहने लगे, बसने लगे, इसकी मिट्टी को अपना समझने लगे, तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने हमसे लिया और उन्होंने हमें अपनी भाषा भी प्रदान की। तो बहुत सारे शब्द हमने भी मुसलमानों से ग्रहण किए। तो इस तरीके से हमारी भाषा का रूप फिर से बदला और वो जो रूप बदला वो बना हमारा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में क्या हुआ कि संस्कृत के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी हमारे यहाँ आने लगे। अब चूंकि 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि अंग्रेज भारत आ चुके थे, तो जो उस समय की भाषा थी हिंदवी या हिंदुस्तानी, है ना, तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने कि जो भारतीय हैं वो शैक्षिक रूप से उतने सक्षम नहीं है जो अपनी चीजों को संभाल पाए। तो उन्होंने क्या किया कि इतिहास लिखने का कार्यभार सौंपा। अब हमारे देश का जो इतिहास है भारत का वो प्राचीन, उन्होंने क्या किया कि हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उनकी कितनी चालें थी। जो संस्कृति हिंदवी में चल रही थी या हिंदवी भाषा में चल रही थी, हिंदुस्तानी में चल रही थी, उसको उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो एक बात ये बड़ी अचरज की लगती है कि हमारे जो इतिहास है, जो भाषाई इतिहास है या जो साहित्य का इतिहास है, वो जिसका हम स्वरूप देखते हैं, तो जो हम इतिहास की क्रमबद्धता देखते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो एक फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा हुआ है, यानी किसी अंग्रेज का लिखा हुआ है ना। तो वो जहाँ पर इस भाषा के लिए वो हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करता, वो क्या करता है इस्तेमाल, वो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करता है। वो ये नहीं लगता कि मैं हिंदी के इतिहास के मतलब मैं ये नहीं लिख रहा कि हिंदी का इतिहास लिख रहा हूँ, वो क्या लिखता है कि मैं हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिख रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब तक ये बात समझ में आती तो हम देख लेते हैं जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया था वो लिखा गया था गारसादा तासी द्वारा। गारसादा तासी द्वारा, वो भी किस भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच में। उसका नाम क्या था, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, यानी कि इन्होंने भी किस भाषा का प्रयोग किया, हिंदुस्तान। अच्छा, जब ये भाषा लिख रहे थे, जब इस भाषा का साहित्य लिख रहे थे, उस दौरान इस भाषा से संबंध ये था कि इसमें संस्कृत के शब्द के साथ साथ, संस्कृत भाषा के अक्षरों के साथ साथ या संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ साथ क्षेत्रीय बोलियों के शब्द भी थे और उर्दू के अरबी फारसी शब्द भी इसमें मौजूद थे, यानी कि इसमें प्रयोग किए जाते थे, है ना। तो उन्होंने उस नजरिए से उस हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था जिसमें संस्कृत के शब्द भी थे और उर्दू के क्या कहते हैं
अरबी फारसी के शब्द भी यहाँ मौजूद थे। अब मैंने जो पॉइंट्स बताए उससे ये पता चलता है, हमें दो बातें क्लियरली समझ में आती हैं कि एक तो हमें ये पता चलता है कि हिंदी शब्द की अपेक्षा हिंदवी शब्द अधिक चर्चा में रहा, यानी कि हम जो आज जो हिंदी शब्द की बात करते हैं उससे पहले जो है किस शब्द का प्रयोग हो रहा था भाषा के अंतर्गत। इससे पता चलता है कि हिंदी शब्द की अपेक्षा हिंदवी शब्द पर अधिक चर्चा रहा, यानी हिंदी शब्द अधिक चर्चा में रहा, जिसमें संस्कृत तथा क्षेत्रीय बोलियों के शब्द अधिक थे। बाद में जाकर हिंदवी शब्द कम प्रयोग में लाया जाने लगा और उसके स्थान पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, यानी उसका प्रयोग अधिक होने लगा, जिसमें संस्कृत की अपेक्षा उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों की बहुलता थी। तो हमें ये दो बातें तो क्लियर होने लगी। अब हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण में भी जो है ये जो हिंदवी शब्द है इसको लोग क्या कहते थे। ये जो हिंदवी शब्द है इसको जो है हम साहित्यिक रूप से जानते थे, क्योंकि हिंदवी में ही बहुत सारा साहित्य हमें देखने को मिल रहा था पूर्व में, यानी जो पूर्व में हमारे पास जो ग्रंथ किताबें हैं उसमें हिंदवी शब्द के नाम से ही हमें हिंदी साहित्य का अध्ययन देखने को मिलता है। यही हिंदवी शब्द दक्षिण में जाकर क्या हो जाता है, दक्षिणी। क्या हो जाता है, दक्षिणी कहलाता है। दक्षिण में जाकर यही शब्द क्या कहलाता है, दक्षिणी। हिंदवी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, दक्षिणी बन जाता है। क्या बन जाता है, दक्षिणी बन जाता है। तो ये जो दक्षिणी भाषा की बात आती है तो असल में ये वही भाषा है जो हमारे पूर्व में हिंदवी का लोग प्रयोग कर रहे थे। शब्द हमारे पास हिंदुस्तानी, इसके विषय में ये कहा गया, जैसे हम जानते हैं हिंदुस्तानी कैसे आया, लेकिन हमारे जो विद्वान हैं, जो आलोचक हैं, वो इस बात पर थोड़ा सा विरोध जताते हैं। वो ये कहते हैं, जिनमें से हिंदुस्तानी शब्द के बारे में डॉक्टर ग्रियर्सन जो कि एक भाषा शास्त्री हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन लोगों का मानना है कि यह शब्द यह शब्द हिंदुस्तानी शब्द जो है इन अंग्रेजों को दिया हुआ है। वो ये मानते हैं कि हिंदुस्तानी शब्द जो है किसका दिया हुआ है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हिंदुस्तानी शब्द का साहित्य में जो संदर्भ स्थापित हुआ सबसे पहले, वो गारसा दत्तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है शायद उसी के आधार पर इन लोगों ने ये बात कही, हो सकता है ये बात सच हो। परंतु एक तथ्य और उभरकर सामने आता है कि तुझके बाबरी जो बाबर की जीवनी से संबंधित एक पुस्तक है, जो गारसा दत्तासी से पहले की किताबों से पहले की ये पुस्तक है। गारसा दत्तासी जो पुस्तक हमें देखने को मिलती है वो तकरीबन 1800 के आसपास की वो किताब है, और वही तुझके बाबरी 12वीं 13वीं शताब्दी की किताब है। तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तानी शब्द वहां भी देखने को मिलता है। तो जो धर्मवीर भारती और ये जो लोग हैं, ये जो कहते हैं, इनका जैसा मानना है कि हिंदुस्तानी शब्द जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात काट दी जाती है कि तुझके बाबरी में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रारंभ में जो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग होता था वो हिंदवी के समान ही होता था। किसके समान ही होता था, हिंदवी के समान ही माना जाता था। प्रारंभ में हिंदुस्तानी का प्रयोग कैसा माना जाता था, हिंदवी के समान ही माना जाता था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा एक वर्ग था, हिंदू कह लो या और कौमें कह लो, वो हिंदवी शब्द का प्रयोग करता था, और जो बाकी मुस्लिम वर्ग था या जो पढ़ा लिखा वर्ग था या जो अंग्रेज थे, वो इसी शब्द के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग
करते थे। अच्छा, इसी शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग गांधी जी भी उसी संदर्भ में करते हैं। गांधी जी ने भी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, तो गांधी जी भी उसी संदर्भ में बात करते हैं जिस संबंध में हिंदवी की बात आती है, यानी हिंदुस्तानी वो भाषा जिसे हम जिसमें हम संस्कृत के बहुप्रचलित शब्द भी देख सकते हैं, स्थानीय बोलियों के शब्द भी देख सकते हैं, अरबी, फारसी और जितने भी शब्द हो सकते हैं वो इस भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी और गारसादा तासी, तुझके बावरी, ये जो सब लोग थे वो एक ही भाव से इस भाषा को देख रहे थे, है ना उनका। लेकिन ये बाद में हुआ कि अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया कि हिंदवी को उन्होंने हिंदी के रूप में प्रयोग किया। हिंदवी को उन्होंने क्या बना दिया, पूरी तरह हिंदी बना दिया और उसे हिंदुओं की भाषा से जोड़ दिया। उसे किससे जोड़ दिया, हिंदुओं की भाषा से जोड़ दिया। और हिंदुस्तानी को उन्होंने, जिसे उन्होंने नया नाम दिया उर्दू, है ना, हिंदुस्तानी को जिसमें उर्दू फारसी के शब्द थे उसे लगभग मुसलमानों से जोड़ दिया। मुसलमानों से जोड़ दिया किस रूप में, उर्दू के रूप में। अब हिंदुस्तानी की जगह उन्होंने क्या कहा कि हिंदी भाषा जो है हिंदुओं की है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, और हिंदुस्तानी इन दोनों के बीच की कड़ी है। यानी हिंदुस्तानी में हिंदू शब्द, हिंदुओं के भी शब्द हैं और उर्दुओं के भी शब्द है। तो आगे आने वाले दिनों में हम हिंदुस्तानी को हिंदू और उर्दू के बीच की भाषा मानते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे उर्दू शब्द के बारे में, है ना। तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब बात कर लेते हैं उर्दू शब्द के बारे में। बात करते हैं उर्दू शब्द के बारे में। बस असल में उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है उर्दू? तुर्की भाषा का शब्द है। जब भारत में तुर्क आए तो उनके साथ ये शब्द भी आया। उर्दू का अर्थ क्या होता है? तुर्की भाषा में उर्दू शब्द का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि शाही शिविर या खेमा। तो दूसरे शब्दों में इसका अर्थ होता है फौजी पड़ाव, है ना, फौजी पड़ाव। शाही शिविर यानी कि जब कोई मुसलमानों का जत्था चलता था तो उसमें सेना चलती थी, है ना, फौजदारी होती थी शायद। तो जहाँ भी वो विश्राम करने के लिए रुकते थे या कुछ देर के लिए रुकते थे या कुछ हफ्तों के लिए रुकते थे तो वहां पर क्या करते थे, अपने टेंट गाड़ लेते थे, है ना। और जिस क्षेत्र पर रुकते थे वहां पर ही वो क्या करते थे अपना, क्योंकि पहले लोग व्यापार करने के लिए ज्यादातर आते थे, है ना। तो व्यापार करते समय क्या होता था कि क्षेत्रीय लोगों से मिलना जुलना होता ही था। तो क्या करते थे ये लोग कि जो फौजी और जो सैनिक होते थे वो जहाँ पर भी अपना डेरा डालते थे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे उनसे जो है मोल भाव भी करते थे। तो उर्दू भाषा का अर्थ है ये असल में तुर्कों के साथ भारत में आया, जिसका अर्थ होता है फौजी पड़ाव। उत्तरी भारत में हमें आज भी हम अनेक नगरों में अगर जाएं, आपने कभी ऐतिहासिक इमारतों में यदि गए हैं, है ना, मुगल कालीन इमारतों में अगर आप जाइए, जहाँ भी मुस्लिम सभ्यता के जो भी इमारतें हैं, है ना, मुस्लिम सभ्यता की या मुगलों की, जब वहाँ की इमारतों में आप जाते हैं तो वहाँ एक देखा होगा आपने उर्दू मोहल्ला नामक एक जगह बनी होती है। किस नाम से? उर्दू मोहल्ला के नाम से। तो ये जो उर्दू मोहल्ला मतलब होता है मोहल्ला टाइप, है ना, जहाँ पर ये लोग बैठते थे, उठते थे, खरीदारी करते थे, बातें करते थे। तो जहाँ भी जो लोग जमा होते थे तो वहीं से जो है तो वो क्या होता था, अनेक तरीके के बाजार ये लोग बनाते चले गए। जब तुर्क भारत आए तो उत्तरी भारत में या जिधर जिधर से वो गुजरते गए तो वहां पर क्या बनाते गए, एक इसी तरह के शाही शिविर या खेमा या फौजी पड़ाव बनाकर चलते चले गए। तो यह भाषा तब बनी जब तुर्क और मुगल के फौजी पड़ावों में हिंदुस्तानी के स्थानीय निवासी इनके बाजारों में जाकर मोल भाव करने लगे। तो क्या हुआ कि इनकी जो सैनिक होते थे तुर्कों के या मुगलों के, तो और वहाँ जो हिंदुस्तान की जो आम जनमानस होता था या
जो क्षेत्रीय लोग होते थे वो क्या करते थे, इनसे सौदा करते थे चीजों का, तो वो अपनी बोलियों के शब्दों से समझाते थे, बीच में ट्रांसलेटर होता था, तो क्या होता था, इससे कई शब्द आपस में घुल मिल जाते थे, तो उससे नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे हम हिंदुस्तानी में उर्दू के नाम से जानते हैं। पहले ये जो स्थान होता था ये स्थान विशेष था, यानी कि जगह को जो है बोला जाता था, है ना। बाद में धीरे धीरे ये स्थान विशेष की, पहले ये जो उर्दू शब्द क्या था वो स्थान विशेष था, है ना। तो अब ये उर्दू ना है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो वहां पर व्यापार बढ़ने लगता था, मुगलों को या तुर्कों को लाभ होने लगा, तो अब वो ज्यादा दिनों तक वहां पर रुकने लगे, है ना। अब जहाँ वो हफ्तों के लिए रुकते थे वहां वो महीनों के लिए, महीनों से वहां पर उन्होंने जम गए, फिर वो कहीं गए ही नहीं, वो उस जगह वो उन्होंने फिर वो अपनी जगह स्थायी बना ली। अब वो जगह वो क्या कहलाने लगी, उर्दू ए मुअल्ला कहलाने लगी, है ना। जहाँ वो कुछ देर के लिए रुकते थे, व्यापार करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब वो क्या, जैसे जैसे समय बदला वो एक जगह जमा होने लगे, उन्होंने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया, और जो व्यापार जिस जगह चल रहा था उस व्यापार वाली जगह को उन्होंने क्या नाम दिया, उर्दू ए मुअल्ला। और उस जगह पर जो भाषा का प्रयोग हो रहा था, उस जगह पर जहाँ जिस भाषा का प्रयोग हो रहा था उस भाषा को क्या कहा जाने लगा, अब जबान ए, वहीं से क्या कहा जाने लगा, इसे जबान ए उर्दू ए मुअल्ला, उर्दू ए मुअल्ला। तो आज जो हम मोहल्ला शब्द देखते हैं ना, लिखते हैं मोहल्ला, तो ये इसी का ही रूपांतर है, इसी का विकसित रूप है ना, ज़बान उर्दू ए मोहल्ला। यानी कि ये जो स्थान था, यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग हो रहा था, यानी सैनिकों की और स्थानीय बोलियों के बीच जो व्यापार की भाषा बनी हुई थी वो कौन सी थी, ज़बान उर्दू ए मोहल्ला, है ना। और लेकिन ये हम कहना कठिन है कि सबसे पहले इस भाषा का प्रयोग किसने किया, ये कहना, और इसके लक्षण सबसे पहले या इस शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, ये कहना कठिन है, अभी इसका हमें कोई सबूत नहीं मिला है। तो और दक्षिण में ही इसी भाषा के लिए 18वीं शताब्दी में दक्षिण में इसी भाषा के लिए रेख्ता का, इसे क्या नाम दिया गया, रेख्ता, क्या नाम दिया गया, रेख्ता। इसी भाषा को 18वीं शताब्दी में आकर रेख्ता कहा जाने लगा। तो और फिर जो है रेख्ता से ही फिर सब लोग इसको हिंदुस्तानी भाषा के रूप में देखने लगे। 1850 तक आते आते ये जो है जवान उर्दू मोहल्ला, ये सारे शब्द हटाकर जवान ए मुअल्ला वगैरह हटाकर इसको क्या कर दिया गया, सीधे सीधे उर्दू भाषा में तब्दील कर दिया गया, उसको उर्दू भाषा में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें हिंदी भाषा के बारे में, तो हमने कई रूप इसके देखे हैं ना। प्रारंभिक तो हमने जैसे पढ़ा हिंदी का नाम कैसे आया, हमने आपको बताया कि हिंदी जो नाम है, जो शब्द है, वो असल में ईरानियों का दिया हुआ नाम है। ये जो हमें हिंदू, हिंदी, हिंद, ये सब हमारे सिंध से ही निकले हुए शब्द हैं। किससे? सिंध से ही निकले हुए शब्द हैं, जिसे ईरानियों ने हिंद बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, और उसी का प्रचलन आज तक हो रहा है। दूसरी बात, हिंद से ही हमारे सामने हिंदवी, हिंदिक, हिंदुई, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, है ना, धीरे धीरे, और उर्दू के रूप में हमारे वो शब्द जैसे जैसे हमारे समाज में लोगों का आना जाना लगा, व्यापार बढ़ा, अंग्रेज जब आए तो हिंदुस्तानी का प्रयोग होने लगा, मुगल जब आए तो उर्दू का प्रयोग होने लगा, और उससे पहले जो है हिंदवी का भी प्रयोग चल रहा था। तो जब से भारत में मुगलों का या मुसलमानों का कह सकते हैं, मुसलमानों का जैसे ही आगमन शुरू हुआ, तो ये जो हिंदी शब्द है उसको हमने
हिंदवी में बदलते हुए देखा, हिंदुई में बदलते हुए देखा, है ना। वहीं से हमने इसे हिंदुस्तानी में भी बदलते हुए देखा। हिंदुस्तानी शब्द सर्वश्रेष्ठ शब्दों में माना जाता है ना। वहीं से हमने उर्दू में देखा। और तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा तो एक ही थी, चल सब रही था, लेकिन क्या हुआ कि सबने उसको अपने अपने नाम दे दिए। तो अंग्रेजों ने तो इंतहा ही कर दिया आकर। जो हिंदुस्तानी भाषा बोली जा रही थी, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के 2 टुकड़े कर दिए, है ना। उन्होंने कहा कि हिंदी जो है हिंदुओं की भाषा हो गई, और इसमें से जो उर्दू अरबी फारसी के शब्द हैं वो उर्दू के हैं, जो मुसलमानों की भाषा हो गई। तो इस तरीके से जो है हमें हिंदुस्तानी के यहाँ पर जो संस्कृत और स्थानीय शब्द जहाँ पे मिलते हैं वो हिंदी है, जहाँ अरबी फारसी के शब्द हैं वो उर्दू के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ही भाषा की, हिंदी की 2 प्रमुख बोलियां हैं। ये एक ही भाषा की यानी हिंदुस्तानी की प्रमुख 2 बोलियां हैं, जिसे बाद में आकर अंग्रेजों ने तोड़ दिया। आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो भी नए आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो साथ में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।